नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। आगे बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां मां ने अपने 6 माह के बच्चे को 95,000 रुपए में बेचा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल 23 जनवरी को छतरपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के 5वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल मंगूभाई पटेल विश्वविद्यालय के लिए रवाना होकर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगे। राज्यपाल विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का पूर्ण निरीक्षण किया जा चुका है। आइए अब आपको सुनाते हैं 5वें दीक्षांत समारोह को लेकर कुलपति यशवंत सिंह पटेल और कुलगुरु प्रोफेसर राकेश कुशवाहा ने क्या कहा। सर, 5वें दीक्षांत समारोह को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? कल महामहिम राज्यपाल का कितने बजे आगमन होगा, कितनी देर ये प्रोग्राम पूरा चलेगा? जो राजभवन से समय प्राप्त हुआ है वो 11:30 बजे से 1.5 घंटे का समय प्राप्त हुआ है। उसमें महामहिम जी रहेंगे, हमारे यहाँ के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहेंगे और स्थानीय विधायक ललिता यादव जी रहेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष डहरिया साहब रहेंगे अतिथि के रूप में। कुल मिलाकर के इस दीक्षांत समारोह में 266 डिग्रियां प्रदान की जानी है। उसमें से 19 जो डिग्री होंगी वो पीएचडी स्कॉलर की होंगी, जो कि इस विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार दी जा रही हैं। 47 गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं जो बच्चों ने यहाँ अर्जित किए हुए हैं। वो यूजी से लेकर के पीजी तक के छात्र उसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा 147 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने केवल डिग्री के लिए आवेदन किया है, उनको डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। क्या खास रहने वाला है? खास मेहमान कोई? इसमें खास कुछ नहीं होता, लेकिन विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है विद्याध्ययन के उपरांत जो दीक्षा मिलती है और जो डिग्री मिलती है उसका एक कार्यक्रम है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई कार्यक्रम विश्वविद्यालय का होता है। तो इसमें हम ये कहें कि क्या खास होगा या क्या खास नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा। तो सुरक्षा को लेकर किस प्रकार का समन्वय प्रशासन ने पूरी सुरक्षा दी हुई है। उनके कलेक्टर साहब के, एसपी साहब के, एडीएम साहब के आज भी विजिट हो गई हैं और सतत रूप से वो निगरानी रखे हुए हैं। कार्यक्रम में जो आमंत्रित किए गए हैं स्थानीय लोग और गणमान्य नागरिक, उनको लेकर क्या अपील करेंगे आप? इसमें अपील की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी गणमान्य नागरिक हैं और उनके शहर का कार्यक्रम है और उन्हीं को ये व्यवस्था बना करके रखनी है, इसलिए अलग से अपील की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कार्यक्रम छतरपुर शहर का है, छतरपुर के गणमान्य नागरिक हैं, हम लोग बाहर के हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, छतरपुर के लिए सेवा दे रहे हैं। सर, कल महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन है, दीक्षांत समारोह है, किस प्रकार का कार्यक्रम है और पूरा कितने समय का शेड्यूल रहेगा? देखिए, कल विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह है। इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। कल 11:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 1 घंटा 15 मिनट का है, तो करीब 12:45 तक ये चलेगा। और इसमें सभी जो विद्यार्थी हैं 19 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि दी जा रही है और 46 लोग को गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं और 212 लोगों को उपाधियां दी जा रही हैं। सर, पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ था उसके जो विद्यार्थी हैं, जो शोधकर्ता हैं जिनको गोल्ड मेडल, उनको भी आमंत्रित किया गया है। देखिए, जो इस बार का जो आयोजन किया गया है ये 2024-25 में जिन विद्यार्थियों में उस सत्र के हैं, तो उस सत्र के विद्यार्थी को ही आमंत्रित किया गया है। सर, कितना उत्साह है इसको लेकर के? कब से तैयारियां हो रही है? काफ़ी महामहिम से हमको करीब 2-2.5 महीने पहले अनुमति मिल गई थी, जब इसे तैयारियां कर ली थी। कल बसंत पंचमी का भी शुभ अवसर है, विद्यार्थियों में बड़ा जोश व उत्साह है और जो विद्यार्थी उपाधि लेके जा रहे हैं उसके लिए विश्वविद्यालय ने आयोजन किया है। कल उनको मार्गदर्शन और दीक्षा भी उनको दी जाएगी ताकि वो जीवन में वो अपने जीवन को उज्ज्वल बना सके और यहाँ से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने भविष्य को अच्छे से संभाल सके। ये विश्वविद्यालय प्रयास सुरक्षा व्यवस्था रहेगी प्रशासन से किस प्रकार? प्रशासन का पूरा सहयोग है, प्रशासन पूरा मुस्तैद है। हर कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं, उनकी गरिमा के अनुरूप यहाँ कानून व्यवस्था है प्रशासन द्वारा सदैव की बातें मुस्तैदी रूप से की जा रही हैं और सतत उनके सहयोग से हमको मिल रहा है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
जोधपुर से एक प्रेरक खबर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले भर में वंदे मातरम में 150 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देशभक्ति, स्वदेशी और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है। शिक्षण संस्थानों में इस अवसर पर सामूहिक वंदे मातरम गायन, पोस्टर निर्माण, निबंध, वाद विवाद और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आदर्श विद्या मंदिर शेरगढ़, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालामंड, शहीद गोरखराम पीजी कॉलेज ओंसिया सहित जिले के कई विद्यालय और महाविद्यालय इस कार्यक्रम में शामिल रहे। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 300 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अलावा जिले के सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बैंड वादन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। इसके माध्यम से संबंधित विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के समन्वय से सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। अशांत क्षेत्रों में अस्थायी निवासियों और किराएदारों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विधेयक 2026 को विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। विहिप के विधि प्रमुख मोती सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ये विधेयक अशांत क्षेत्रों में अवैध कब्जों, जबरन पलायन और सामाजिक असंतुलन पर प्रभावी अंकुश लगाएगा। राजस्थान में ऐसे 86 संवेदनशील ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं जहां प्रशासन की अनुमति के बिना संपत्ति नहीं बेची जा सकेगी। विहिप ने विधेयक में कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिए हैं, जिनमें पर्यटकों व बाहरी तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी, बड़े उद्योगों की स्थापना पर नियंत्रण और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। यहाँ षड्यंत्र पूर्व तरीके से कुछ ऐसे क्षेत्र पनप गए हैं जो अपने आप को स्पेशल एरियाज, यहाँ डेमोग्राफी के हिसाब से ये हम कहे कि वो अपने आप को कम्युनिटी के बेस पर ये मानने लगे कि हमारा इलाका है या हमारा क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र नहीं पनपे। राजस्थान के सभी रहवासियों के लिए, वासिंदों के लिए संपूर्ण अवसर उपलब्ध हो कि वो किसी भी क्षेत्र में निर्भीक रूप से बिना किसी विवाद के अपना जीवन यापन कर सके और अपने परिवार के साथ रह सके, उसको कोई खतरा महसूस नहीं। परंतु विगत कुछ दशकों से ये समस्या एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से तैयार की गई थी और हमने सुना, देखा, महसूस भी किया कि बहुत सारे क्षेत्रों से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका माइग्रेशन सिर्फ इस आधार पर हुआ कि वो उस क्षेत्र में उनको रहने के लिए, नहीं रहने के लिए उनको मजबूर किया गया और वो अपनी संपत्तियों को औने पौने दामों में या जबरदस्ती उनको मार के जब भगाया जाने लगा तो उनकी संपत्तियों को कब्जा कर लिया गया। और ऐसे पूरे राजस्थान में करीबन 86 ब्लॉक चिन्हित है जहां पर से पलायन के हर वर्ष, या हम कह सकते हैं कि हर सीजन में इस बात की खबर आती है। आप सब उसको लिखते भी हैं, सुनाते भी हैं, लोगों को दिखाते भी हैं कि अमुक क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय था। हम सबको आज इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने इस विषय को अपने संज्ञान में लिया और राजस्थान में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां की संपत्ति किसी भी व्यक्ति से ताल्लुक रखती हो, उसको कोई जबरन हड़पे नहीं, उसको मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर कोई खरीदे नहीं और वो क्षेत्र किसी एक समुदाय के लिए रिजर्व नहीं हो। वहां की गतिविधियां राष्ट्र हित में रहे, राष्ट्रद्रोह से संबंधित कोई गतिविधियां, कोई उद्योग या किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज वहां नहीं हो। तो इन सब विषयों को लेकर राज्य सरकार ने कल कैबिनेट में जो निर्णय लिया है, तो संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद परिवार राज्य सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करता है और राज्य सरकार को अभिनंदन करता है, साधुवाद देता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया। सरकार वाकई प्रशंसा की पात्र है और इस तरह के साहसिक निर्णय के लिए एक मजबूत मैंडेट के साथ जो सरकार काम कर रही है, हम निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और सरकार का हर समय सहयोग भी हम करते आ रहे हैं। तो आज जो विषय आपके सामने है, उसको सरकार ने ये तय किया है कि कैबिनेट के अंदर इसको
कानून बना के राज्य विधानसभा में डिस्कशन करके सभी विषयों पर विमर्श करके विचार करके सभी पक्षों को सुनकर इस प्रकार की गतिविधि को राज्य में नहीं पनपने देंगे, उसको रोकेंगे। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन बिल है। बिल का मसौदा अभी कैबिनेट के सामने है, पर हमारी जो मांगे हैं सरकार से, हमें ऐसा भरोसा है कि उन सब मांगों को उस मसौदे में शामिल किया जाएगा। इस बिल की संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 विषय हैं जो आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे हम। सबसे पहले इस बिल के द्वारा राज्य में उन ब्लॉकों का चयन होगा, उन क्षेत्रों का चयन होगा जो किसी एक कम्युनिटी ने जबरन क्षेत्र विशेष बना दिया है, या जिसको हम रोज सुनते हैं कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रात को महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, इस क्षेत्र में रात को कोई यात्री प्रवेश नहीं कर सकते, और इस क्षेत्र में रात्रि में जो अवैध गतिविधियां होती है उस पर पुलिस का भी नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसे संपूर्ण राज्य के जो क्षेत्र हैं उनको इस बिल के कानून बनने के बाद में चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित किए जाने के बाद में वहां पर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगे, और वो रेस्ट्रिक्शन जिसको हम हिंदी में प्रतिषेध कहते हैं, प्रतिषेध अप्लाई होंगे कि वहां के बाशिंदे को या किराएदार को किसी भी मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ेगा। अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से वो बेच सकेगा, ऐसा इस बिल में संरक्षण दिया जाएगा। उसके साथ में इस बिल के द्वारा जो क्षेत्र अशांत क्षेत्र डिक्लेयर होगा, उस क्षेत्र की किसी भी संपत्ति का ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से सिवाय बैंक में रहन को छोड़कर जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं होगा। और अगर किसी को इस संपत्ति को बेचना है या खरीदना है तो सबसे पहले उसको जिला कलेक्टर कार्यालय में उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जिला कलेक्टर बेचने के पूर्ण कारणों का जांच करी जाएगी, और जांच करने के बाद में उसकी मार्केट वैल्यू संपत्ति की क्या है, उस मार्केट वैल्यू को चिन्हित किया जाएगा और निर्धारित किया जाएगा कि इस मार्केट वैल्यू से कम वो संपत्ति नहीं बिकेगी। उसके साथ में संपत्ति बेचने के पीछे क्या कारण है, क्या कोई मजबूरी के वश कोई संपत्ति बेच के वहां से माइग्रेट हो रहा है, तो ऐसे सब तत्वों की जानकारी होने के बाद ही किसी संपत्ति का वहां स्थान। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने घोड़ों का चौक इलाके में फर्जी हॉल मार्किंग को लेकर विशेष कार्यवाही की। इस कार्यवाही से इलाके के सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ये कार्यवाही सालासर बालाजी हॉल मार्किंग सेंटर जालौर गेट स्थित घंशियों का बास में की गई। बीआईएस को लंबे समय से फर्जी हॉल मार्किंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जयपुर से टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कार्यवाही के दौरान आसपास के दुकानदार भी एकत्र हो गए। कुछ दुकानदारों पर सोने पर फर्जी हॉलमार्क लगाने का संदेह है। फिलहाल बीआईएस की टीम की कार्यवाही जारी है और आधिकारिक बयान आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में एक मां ने अपनी ही 6 माह के मासूम बच्चे को 95,000 रुपए में बेच दिया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बच्चे को टेवा तिराहे से सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में मां ममता देवी और प्रयागराज निवासी अनीता शुक्ला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 22,700 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। बच्चे को सुरक्षित मेडिकल जांच के बाद संरक्षण में दे दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना के पीछे किसी संगठित गिरोह की भूमिका तो नहीं। देखिए, दिनांक 21 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति है ब्रिजेश कुमार सन ऑफ सुकरू, ग्राम खरौना, थाना पश्चिम शरीरा, जनपद कौशाम्बी ने थाना पश्चिम शरीरा उपस्थित होकर के ये सूचना दिया कि उसके 6 माह के पुत्र को उसकी पत्नी ममता द्वारा कहीं बेच दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल थाना पश्चिम शरीरा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए टीमें गठित कर दी गई। इसके संबंध में आज दिनांक 22 तारीख को जरिए तकनीकी और सर्विलांस और मुखबिर के सूचना के आधार पर टेवा के पास से थाना मंझनपुर अंतर्गत
तो उस बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस घटना में संलिप्त 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 22,700 रुपया बरामद हुआ है। पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है कि इन लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति को लगभग 95,000 रुपये में बच्चे को बेच दिया था, जिसमें से 22,700 रुपये बच गए, शेष पैसे खर्च हो गए हैं। और इन 2 महिलाओं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनका जो उसकी पत्नी है ममता देवी और ग्राम खरौना, थाना पश्चिम शरीरा, और एक अन्य महिला जिसको गिरफ्तार किया गया उसका नाम अनीता शुक्ला, पत्नी श्याम शुक्ला, और निवासी धूमनगंज प्रयागराज है, और जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित की रिपोर्ट। महाराजगंज से एक अहम खबर सामने आ रही है। कोल्हुई थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी और उसके भाइयों पर कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार कोल्हुई थाना क्षेत्र के रुदलापुर में सड़क हादसे के बाद यह मारपीट हुई। स्वर्ण व्यवसायी शिवनाथ वर्मा प्रतिदिन की तरह अपनी ज्वेलरी दुकान बंद करके मोहनापुर चौराहे से घर लौट रहे थे, तभी FCI गोदाम के सामने रुदलापुर निवासी ऑटो चालक इशरक अली के ऑटो से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों वाहन पलट गए। पीड़ित शिवनाथ वर्मा का आरोप है कि हादसे के बाद इशरक अली और उसके गांव के कई लोग एकजुट होकर उन पर हमला करने लगे। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। उप निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम शिवनाथ वर्मा, कोल्ही बाजार के रहने वाले हैं। हम आज दुकान बंद करके मोहनापुर से आ रहे थे 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। वहाँ पे टेम्पो वाले थे, CNG टेम्पो था। उन लोग आए और हमारे बाइक से टक्कर मार दिया, टेम्पो भी पलटवा दिया, बाइक भी पलट दिया। उसके बाद सब आके हमारा डिग्गी तोड़ने लगे, सामान भी छीनने लगे। उसके बाद जितने लोग थे लगभग 2-3 दर्जन लोग आके हम लोग को मारने। हम थे, हमारा भाई छोटा विशाल था। उसके बाद हम अपने घर फ़ोन किए, बड़े भाई आए, 3 लोग आए। उन लोग को भी जैसे आ रहे हैं उन लोग को भी गाड़ी में से उतार के सब मारने लगे। नहीं, चेहरे से जान जाएंगे, नाम नहीं पहचान पाएंगे। यही है कि हमारा जो सामान गया है उसको दिलवाए और हमारे मतलब उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे पैर में फ्रैक्चर हुआ है और हाथ में लगा है और गला भी पूरा दबोटे थे सब, और हाथ में कोई सुन्न हो गया, उठ नहीं रहा है, पूरा दर्द कर रहा है। उसका एक गला फाड़ दिए हैं सब। उसके बाद उसको भी मारे हैं सब, मुंह पे पूरा मुंह सूज गया है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज से खबर है, पशुओं को घातक बीमारियों से बचाने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतीय पशु रोग नियंत्रण एवं टीकाकरण अभियान का मुख्य शुभारंभ महाराजगंज जिला कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, विधायक जयमंगल कन्नौजिया, मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने दर्जनों प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अभियान के लिए रवाना किया। इस योजना के तहत खुरपका, मुंहपका जैसी घातक बीमारियों के उन्मूलन के लिए जिले भर में वृहद टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान पशुपालकों के घर घर जाकर सभी गौवंश एवं महिवंशीय पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। महाराजगंज जिले में इस अभियान के लिए कुल 12 टीमें गठित की गई हैं। यह अभियान गुरुवार से प्रारंभ होकर 10 मार्च तक चलेगा। FMD CP 7वां चरण अभियान है, टीकाकरण अभियान। ये घर घर जा करके निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। सभी पशुओं में, गोवंशीय, महिषवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया जाएगा। ये हमारा अभियान आज से स्टार्ट हो रहा है और ये 45 दिन तक चलेगा। सभी ब्लॉकों से, 12 ब्लॉकों से ये गाड़ियां संचालित होंगी या गांव-गांव जाकर के टीकाकरण होगा। इसमें सभी से अपील की जाती है, सभी ग्रामवासियों, पशुपालकों से, कि इस अभियान में सहयोग करें। और ये हमारे टीकाकरण करने वाले जाते हैं, आधार मांगते हैं और OTP जाएगी, जिससे टीकाकरण की पुष्टि होगी। तो ये बताने का अनुरोध किया जा रहा है, अपील किया जा रहा है कि इस अभियान में सब लोग सहयोग करें। ये पशुओं को किस तरह का जो है वो रोग लगते हैं जिसके लिए टीकाकरण का एक वायरल डिजीज है जो छुआछूत की बीमारी होती है, और एक कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसके दूध उत्पादन में कमी आती है, और यदि गाभिन पशु है तो उसको बच्चा डालने की संभावना रहती है, और हर तरह से लॉस है, उसकी हेल्थ लॉस होता है, प्रोडक्शन लॉस होता है, और छुआछूत की बीमारी होती है और पशुओं में हो जाती है, और इससे बहुत क्षति होती है।
तो इसको रोकने के लिए टीकाकरण हो जाएगा तो ये इस तरह की क्षति से बचा जा सकता है और हमारे पशुओं का ये प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, जिससे इस तरह की बीमारी नहीं होगी। इसलिए सबसे अपील की जाती है इसमें सब लोग पूर्ण सहयोग करके टीकाकरण करवाएं। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। रीवा जिले के मनगावा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सूरा में भगवान श्री राम के प्रति आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां सैकड़ों राम भक्तों ने 8 किलोमीटर लंबी भगवत पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और पूरा गांव जय श्री राम के उद्घोष से राममय हो गया। ये भगवा पदयात्रा समाजसेवी एवं राम भक्त सतीश चौबे के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा में रामहर्षण मंदिर के महंत उद्धव दास विशेष रूप से शामिल हुए। भगवा पदयात्रा ग्राम सूरा के हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए पुनः हनुमान मंदिर में ही संपन्न हुई। इस आयोजन की विशेष बात ये रही कि सतीश चौबे द्वारा अयोध्या में मंगाई गई पीतल की 5 किलो वजनी गदा भगवान हनुमान को अर्पित की गई। साथ ही हनुमान मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सतीश चौबे, जीवेंद्र तिवारी, दिवाकर सिंह, आयुष पांडे, विपिन द्विवेदी सहित सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। आज के दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज इसकी दूसरी वर्षगांठ है। इसको लेकर पूरा ग्राम पंचायत में भी राम भक्त जैसा माहौल है, राममय हो रहा है पूरा सूरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज दूसरी वर्षगांठ पर राम? पहली बात तो भगवान श्री राम का जो प्रागट अपन तो हर साल ही मनाते हैं, लेकिन जो 22 जनवरी 2022 को हुआ था, हाँ 22 को, तो जो हम लोग 24 को, तो जो हम लोग ने वो दृश्य देखा था, हम तो वहीं थे। और अब कहने के मैं क्या बताऊं, वहां तो लगता था कि भगवान राम मूर्ति नहीं साक्षात प्रकट हुए हैं। इतने भक्तों का भावना, इतना मन अंदर से प्रफुल्लित, इतना दिव्य, ये तो अब क्या बताएं, कहने तो कुछ बात ही नहीं बन रही, नहीं तो अंदर से पूरा शरीर रोमांच हो रहा है उस दृश्य को देखकर। लेकिन आज ये हम श्री ग्राम वासियों को जो हमने देखा, श्री गदा श्री हनुमान जी महाराज को चढ़ाने का जो अवसर इन्होंने लोग प्राप्त किए हैं, शायद ऐसा अभी कोई किया ना होगा। पर हम ये चाहते हैं कि इससे और दिव्य साल में एक कार्यक्रम जरूर हो। जी, आज भगवा पद यात्रा भी सूर्य में की गई जी। सतीश चौबे राम भक्त उनके नेतृत्व में भगवा पद यात्रा निकाली गई, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो ठाकुर जी का बड़ा इन लोगों का सौभाग्य है कि इन लोगों को आशीर्वाद मिला। यहाँ तो बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा तो कोई अभी तक किया नहीं होगा। लेकिन इन्हों को क्यों मिला? ये ठाकुर जी के, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, इसलिए ऐसा हुआ। अब भगवा ठाकुर जी का भगवा तो वही है, हनुमान जी महाराज हमारे भगवा हैं, और इनके कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, आई कृपा ऐसी इनके ऊपर लोगों को बनी रहे, हमारा आशीर्वाद भी बना रहे। जय श्री राम। सनातनियों का संदेश यही है कि अपने धर्म को ना छोड़ें। अपना धर्म एक सनातन धर्म है। ये धर्म कोई कहीं लिखा नहीं है कि ये कब से है। लोग कहते हैं इतने वर्ष से, इतने वर्ष से, कहीं लिखा ही नहीं है कि कितने वर्षों से है। और भगवा हम ये चाहते हैं कि जैसे शोभा यात्रा भी निकली, इसमें हम ये आग्रह करेंगे, सब लोग भगवे में अगर रहते वो आनंद कुछ और था। तो अगले बार से हम चाहेंगे कि सब लोग भगवे में ही रहें। पद यात्रा भगवा अमृत जारी रहे, आपका मैसेज है? नहीं, हमारा ये है कि हर साल ऐसे हो। हाँ। जय श्री राम। जी, आज आपने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवा पद यात्रा निकाली, क्या कुछ गांव में मैसेज देना चाहते हैं इस यात्रा से? हमारा गांव खुशहाल रहे। ये हिंदू का जो त्योहार मनाया जा रहा है, आज के दिन सब लोग एक रहें, भाईचारे के साथ प्यार से रहें, यही हमारा सबका संदेश है। लगभग कितने मीटर की पदयात्रा आज आपने भगवा पदयात्रा की? अपन 6-7 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे ग्रामवासी सब लोग मिलके करीबन 11 बजे चालू हुई, जो अभी संपन्न हुई है। कितने मीटर की लंबाई किलोमीटर में यात्रा हुई हो? ये 7-8 किलोमीटर। आज के दिन ही आपने भगवान हनुमान जी को गदा अर्पित की। गदा की लगभग कितने किलो की गदा है और गदा में खास बात क्या है? गदा अयोध्या जी से ही लाया गया था, जैसा कि आज हनुमान मनुष्य की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या जी में, वहीं से हम गदा लेके आए थे। हमारा उद्देश्य था कि हम आज ही के दिन अपने यहाँ हनुमान जी को समर्पित करें और गांव के लिए, अपने सबके विकास के लिए, सब खुशहाल रहें, इसी हमारे। ये यात्रा आपने शुरुआत की, तो क्या ये अनवरत जारी रहेगी? अगले वर्ष भी इस प्रकार की यात्रा जारी रहेगी
और ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा सिलसिला? ये हमारे समस्त ग्राम के लोगों का सपना था। सब लोग बोले कि ऐसा किया जाए, हम बोले ठीक है ऐसा करते हैं। सब लोग मिल के कर रहे हैं और हर साल प्रयास पूरा रहेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा, सूरालाल जी का, तो हर साल जरूर करेंगे और इससे भी अच्छा करेंगे। एक मुख्य बात सतीश जी, ये इस भगवत पद यात्रा का आयोजन आज पूरे देश में हो रहा है, आपने सूरा ग्राम को ही क्यों चुना, क्या वजह थी? पहली बात तो हमारा गांव है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ मंदिर में खेले भी है, मेरी जन्मभूमि है, तो हम यहीं से अपना पद यात्रा जो भी है गदा पूजन मैं यही शुरुआत करना चाह रहा हूँ। रीवा जिले की पहली पद यात्रा है। हाँ, ये तो मेरे हिसाब से पहली ही है, खासकर इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में। वीरेंद्र शास्त्री के बाद ये दूसरी पद यात्रा है जो भगवा को लेकर की गई, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? अब हमारा उद्देश्य यही है कि सब हिंदू भाई एक रहें। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं इधर उधर सब अपने बहुत से भाई इधर उधर भटक रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये सब भाई लोग एक रहें, सब लोग भगवा हो जाएं, सब भगवा हो जाएं, सब सनातनी भगवा हो जाए। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला पुलिस प्रशासन के मार्गदर्शन में ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सदस्यों ने नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और हेलमेट की अनिवार्यता को जनता तक पहुंचाना था। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ और एसपी सुंदर सिंह कनेर भी उपस्थित रहे। एसोसिएशन ने भविष्य में भी इस तरह के जनहित कार्यों में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का संकल्प लिया। सौसर से सीनू संवाददाता अशोक सोनी की रिपोर्ट। सीहोर से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इंदौर भोपाल हाईवे स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी में राजस्थान एसओजी टीम की जांच दूसरे दिन भी जारी है। ये कार्यवाही राजस्थान शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसमें 67 फर्जी डिग्रियों का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की एसओजी टीम ने बुधवार शाम अचानक यूनिवर्सिटी में छापा मारा था, जिसके बाद गुरुवार को भी टीम दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। जांच के चलते यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया है और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल यहां करीब 6 सदस्यीय एसओजी टीम मौजूद है, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। पूरा मामला राजस्थान पीटीआई परीक्षा 2020 से संबंधित बताया जा रहा है। इस दौरान यूनिवर्सिटी से 67 डिग्रियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। साथ ही टीम ने यूनिवर्सिटी से हार्ड डिस्क और अन्य अहम दस्तावेज भी अपनी हिरासत में लिए। वहीं इस पूरे मामले पर सत्यसाई यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से अंकित जोशी का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने जांच टीम को पूरा सहयोग दिया है। फिलहाल राजस्थान एसओजी टीम की जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सत्यसाई यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री के मामले को लेके एसओजी राजस्थान यहाँ से सर्च कर रही है। कल हमने सर्च किया, हमें कई संदिग्ध चीज़ें मिली, दस्तावेज मिले हैं। सर्च अभी लगातार जारी है हमारी। सर आज भी कुछ मिला है क्या? नहीं, लगातार सर्च जारी कर रहे हैं, उसी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जा रहे हैं। सर ये कितने दिन तक जांच चलेगी? अभी इसके बारे में अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी कितनी सदस्यीय टीम यहाँ पे जांच कर रही है? करीब और 25 सदस्य जो है यहाँ। सर मामले में कोई किसी की गिरफ्तारी की संभावना? नहीं, अभी तो हम सर्च करके डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। सर आरंभिक जानकारी पाया गया है कि वो नकली डिग्रियां हैं, बैकडेट में? उसका पहले से मुकदमा दर्ज है। और भी सर इसमें कुछ नई चीज़ निकल के आ सकती है? बिल्कुल आपको पता है, कोई नई चीज़ निकल के आएगी, बिल्कुल आपको इस बारे में बता दिया जाएगा। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।